आज के वीडियो में हम देखेंगे DTC 3 ऑफ 2022 के बारे में। ड्रोन ट्रेनिंग सर्कुलर 3 ऑफ 2022 जो था हमारा 15 फ़रवरी 2022 को ही लॉन्च हुआ था, रिलीज़ हुआ था, जिसका सब्जेक्ट था TPM फॉर रिमोट पायलट ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर मैनुअल फॉर रिमोट पायलट ट्रेनिंग। तो TPM एक ऐसा हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, एक आरपीटीओ का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको फॉलो करते हुए ही एक आरपीटीओ जो होता है अपनी ट्रेनिंग कराता है, अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है। तो अ, हाँ, ये जो हमारा टीपीएम बनता है वो ऑब्वियस सी बात है ड्रोन रूल्स 2021 और DTC 1 ऑफ 2022 को के अकॉर्डेंस में ही बनाता है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इट प्रोवाइड द मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबल पर्सनल विद क्लियर गाइडेंस ऑन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अपनी ट्रेनिंग कराने की जो पॉलिसी होती है कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहे हैं, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे क्लासेस हो रहे हैं, कहाँ पे हम किस क्लासरूम में क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम सिमुलेटर ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से हम फ्लाइंग ट्रेनिंग देंगे, ये पूरा जो डिटेल होता है हम टीपीएम में मेंशन करते हैं। कितने हमारे ड्रोन्स हैं, उस ड्रोन का यूआईएन क्या है, हमारे सिमुलेटर कौन से हैं, अकाउंटेबल मैनेजर है उसका क्या रोल है, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, मतलब सारा कुछ जो होता है वो हमारा टीपीएम में होता है। जब हम डीजीसी हमारा अप्रूवल देता है तो वो असेस करता है वेदर द प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट। जब एक आरपीटीओ फंक्शनिंग में आ जाता है तो डीजीसी होता है वो असेस करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग हो रही है वो इसके इन लाइन में हो रही है कि नहीं हो रही है। डीजीसीए विल इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग इन लाइन विद द टीपीएम थ्रू अ प्लान्ड सर्विलांस। दिस ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर मैनुअल इज एप्लीकेबल टू ऑल आरपीटीओज। जितने भी हमारे आरपीटीओज हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और जितना जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम करा रहे हैं आरपीए पे, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट पे, ऐसे जो भी हमारे ड्रोन रूल 2021 और DTC 1 ऑफ 2022 जो कि पार्ट हमारा सिलेबस का है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये टीपीएम हमारा मेंटेन होता है। जनरल कंसिडरेशन में अगर हम देखा जाए तो जब भी हम टीपीएम बनाते हैं आरपीटीओ को इंश्योर दैट आरपीटीओ टू इंश्योर दैट द टीपीएम इज consistent with the regulations, manufacturer requirements, and other guidelines issued by the training organization and in line with and human factor principle. It is also necessary to ensure consistency across all department within the organization. मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरीके से फ्लो बनना रहेगा, काम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका रखते हुए। फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे होते हैं उनका क्या प्रोसीजर्स है, कोई ड्रोन में अगर कोई जैसे सपोज करे कि मेंटेनेंस का कोई है, अगर क्वार्टरली मेंटेनेंस है तो वो सब भी हम मेंशन करते हैं इसमें टीपीएम में। और भी काफ़ी कुछ होता है इसमें। द कंटेंट ऑफ टीपीएम, क्या क्या कंटेंट होता है वो हमारा एनेक्जर 1 है उसमें दिया हुआ है, हम डिटेल्स में देखेंगे। एक तरीके से वो डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड फॉर द मैनुअल, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्कोप फॉर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ द एलिमेंट कंटेंट इन द एनेक्जर कैन बी कंबाइंड। मतलब कुछ जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो सकते हैं, कुछ जो एलिमेंट है वो सब डिवाइड करके हम आरपीटीओ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरीके से हम टीपीएम बना सकते हैं जो एक्सेप्ट किया जा सके डीजीसीए के थ्रू। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग द मैनुअल। जो हमारा टीपीएम है वो जितना प्रैक्टिकेबल हो सकता है उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और हमारे जो आरपीटीओ ट्रेनिंग है की फ़िलॉसफी है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं एंड प्रैक्टिसेस हैं, वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। हाँ, एक चीज़ में रखना ही है कि हमें जो अकॉर्डेंस मतलब ड्रोन रूल 2021 और DTC 1 ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर एक हम जो डिज़ाइन होता है टीपीएम का वो कैसा होना चाहिए कि द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनुअल शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, appropriate for the information documented and clearly identified through heading and other formatting devices। जो हमारे वर्डिंग्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, आइडेंटिफाई थ्रू हेडिंग्स में तो जो भी हेडिंग आप दे रहे हैं, सब हेडिंग्स दे रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर शुड बी इन आइडेंटिफाइड at its beginning by explaining organizing element such as heading, the numbering scheme and main part of the document and other sources of coding और grouping। जिस भी तरीके से आप उसको कोडिंग या सब हेडिंग बनाए हुए हैं वो आपको अच्छे से बताना होगा उसमें।
जो भी आप लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे हो वो प्रिसाइज होना चाहिए जहाँ तक भी पॉसिबल हो। जो अगर आप जो भी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, कॉमन आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक्शन शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द मैनुअल, जो भी है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। जो भी आप चीज़ें इसमें मेंशन कर रहे हैं, टर्म्स जो भी होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए एंड ईजिली अंडरस्टूड। जो भी आपके राइटिंग स्टाइल है, टर्मिनोलॉजी है, फॉर्मेटिंग स्टाइल है, जो भी आप ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, एक्रोनिम्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपके एग्जैक्टली मेंशन होने चाहिए और स्पेसिफाइड होने चाहिए कि किस भी टाइप का है। इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड कोड्स। द मैनुअल शुड इंक्लूड अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, जैसे मैंने बताया कि एक्रोनिम्स होने चाहिए, जो भी आप एब्रीविएशंस उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो भी एसोसिएटेड डेफिनेशंस है उसके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। द ग्लॉसरी शुड बी अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर एक्सेस टू द मोस्ट रिसेंट टर्मिनोलॉजी। जो भी इसमें रिवीजन के प्रोसीजर हैं वो भी आपके इसमें देने होते हैं हमें टीपीएम में, ताकि ईजिली वो अमेंडमेंट कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। द ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर मैनुअल शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। फिर इसके बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट। जो हमारे टीपीएम है, जो हमारा टीपीएम है, ये हमारा जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से बना होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जिसको भी इसको बेनिफिट होने वाला है इसको पढ़ने के बाद से, उससे रिलेटेबल होना चाहिए काफ़ी। इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंक्लूड होना चाहिए, जिसमें फॉर्मल फीडबैक टू ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम द प्रिंसिपल यूजर्स। ठीक है। फिर रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमेंडमेंट। The RPTO should develop an effective information gathering, review and distribution and revision control system to process information obtained from all sources relevant to the organization. Sources include but are not limited to DGCA safety regulation, manufacturers and equipment vendors. तो जो भी हमारा टीपीएम है हमें बना रहे होते हैं, तो ऐसा टीपीएम बनाना होता है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिव्यूज़ होने रिगैदरिंग कर रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे रिवीजन कंट्रोल सिस्टम है टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जहाँ से भी जितने भी सोर्सेज हैं। सपोज करें कि आपने ड्रोन रूल 2021 से लिया है, DTC 2 ऑफ 2022 से लिया है, फिर आपके मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज करें कि उनके जो चेकलिस्ट होंगे, उनके जो प्री फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट, ड्यूरिंग फ्लाइट चेकलिस्ट होते हैं, वो हमें अपने टीपीएम में इंक्लूड करना होता है। वो हमारे जो टीपीएम है उनके हिसाब से भी बना होना चाहिए। और द ट्रेनिंग शुड बी डेवलप्ड एंड इंफॉर्मेशन रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिवीजन कंट्रोल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस दैट ओरिजिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस in response to operating experience, to the scope of training provided, to content of training programs resulting from installation of new equipment, to an approval document or authorization certificate, and for the purpose for maintaining standardization. The training and procedure manual should be reviewed in association with the operational document that from the organization safety flight safety safe document system. इसमें क्या होता है कि हमें जो टीपीएम है वो साल में एक बार तो रिवाइज करना मैंडेटरी होता है। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई चीज़ आप मर्ज कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई डाउन साइज कर रहे हैं, किसी का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें भी हमें टीपीएम को रिवीजन करना होता है। कोई भी अगर हम जब टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, जैसे सपोज करें आपने आपके पास में 2 ड्रोन थे, फिर आपने 2 ड्रोन और परचेज कर लिए, तो उसके बारे में भी हमें टीपीएम में मेंशन करना होता है। और उसके बाद लास्ट आता है इसमें आफ्टर चेंज इन द सेफ्टी रेगुलेशंस। अगर आपका कोई सेफ्टी रेगुलेशन चेंज होता है तो भी हमें टीपीएम को रिवीजन करना होता है। कोई परमानेंट चेंज हुआ है ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर, टीपीएम शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू अ फॉर्मल अमेंडमेंट प्रोसेस। उसमें हमारा एक अमेंडमेंट का एक पेज होता है जहाँ पे आप जब भी आप रिवीजन करते हैं, जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अमेंडमेंट करते हैं, और फिर वो अमेंडमेंट जो होता है हम अपने रिवीजन में मेंशन करते हैं। और ये अप टू डेट होना चाहिए, जो भी चीज़ें, जैसे सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आता है, कोई डीजीसीए के कोई नए नॉर्म्स आते हैं जिसमें आपको अपडेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर चीज़ें हुआ करती थी, फिर अब ईजीसीए पे आ गया है। तो ज़्यादातर आरपीटीओस को इस साल जो भी आपको चेंजेस करने होंगे वो अपने टीपीएम में ईजीसीए को भी इंक्लूड करना होगा। इस तरीके से हमें रखना होगा। अच्छा, इस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एंड रिवीजन शुड इंक्लूड अ ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया टीपीएम में हमारा स्टार्टिंग का पेज होता है,
उसमें हम लिखते हैं कि जैसे सपोज़ करें आपने एक आपका अप्रूवल मिला जनवरी में, और आपने 6 महीने बाद से आपने 2 ड्रोन और इंक्लूड करे, तो इसका जो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि आपने अपने टीपीएम को रिवाइज़ करा हुआ है, तो उसका एक लॉग होता है, वो बना होना चाहिए विद द प्रोसीजर टू इंश्योर दैट ऑल द अमेंडमेंट आर फर्निश्ड प्रॉम्प्टली टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू whom द मैनुअल हैज़ बीन इशूड। तो ये सब चीज़ें हमें अपडेट करना होता है। अब हमारा एनेक्जर 1 आ जाता है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली ज़्यादा समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू वो जो थियोरेटिकल पार्ट था। हमें इसको अपडेट रखना होता है। कैसे होता है, जो चेकलिस्ट हमारी दे रखी है टीपीएम के लिए बनाने के लिए, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका जो हेडलाइन होता है, मतलब ये गाइडेंस दिया हुआ है कि टीपीएम बनाते कैसे हैं। तो हमारा नेम ऑफ आरपीटी हो गया, डेट हो गया, एड्रेस हो गया जो आपका आरपीटीओ का एड्रेस है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ईमेल ऑफ आरपीटीओ यहाँ पे देना होगा, नेम ऑफ अकाउंटेबल मैनेजर, जो अकाउंटेबल मैनेजर है उनका नाम, फिर नेम ऑफ अप्रूव्ड आरपीए ट्रेनर्स, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका नाम और फ़ोन नंबर, फिर स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे अपना डेटा प्रोवाइड करने के बाद से पार्ट 1 हमारा स्टार्ट होता है। पार्ट 1 में क्या होता है, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेज नंबर, पैरा नंबर, मतलब पेज नंबर नंबरिंग जो होता है वो प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर और कोई उसके फिर थर्ड कॉलम होता है हमारा रिमार्क का, अगर है कोई ऐसा तो सबसे पहले आता है पार्ट 1 में, सबसे पहले आता है जनरल, मतलब प्रीएम्बल हम यूज़ करते हैं टू यूज़ एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग टीपीएम के लिए, जो हम होता है प्रीएम्बल यूज़ करते हैं। फिर हमारा इंडेक्स आता है, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको बोला जाता है। फिर यही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हमारा अमेंडमेंट, रिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस तरीके से इसमें हम अमेंडमेंट या रिवीजन करेंगे, तो वो पेज होता है। तो इसमें प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट रिकॉर्ड पेज, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, लिस्ट ऑफ इफेक्टिव पेजेस। सपोज करें कि आपका 48 पेज पे कोई चेंजेस हुआ है, तो उस पेज को हम यहाँ अपने रिवीजन में मेंशन करते हैं कि कहाँ पे और कब किया गया है। फिर ग्लॉसरी ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म एंड डेफिनेशन, हमें ग्लॉसरी वर्ड यूज़ करने होते हैं। जैसे सपोज करें आपने एटीसी का नाम यूज़ किया हुआ है बार 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 बार, तो हमें एटीसी में बता देना पड़ेगा कि एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसे आप 100 जितने भी होते हैं, 50 100 जो भी आपके एब्रीवेशंस आ रहे हैं वो हमें यूज़ करने होते हैं। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द मैनुअल इंक्लूडिंग वेरियस पार्ट्स, सेक्शंस, देयर कंटेंट एंड यूज़। जब पैराग्राफ नंबरिंग सिस्टम कि किस तरीके से पैराग्राफ नंबरिंग किया गया है। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, तो इसमें हमें बताना होता है कि कैटेगरी या फिर टाइप ऑफ जो हमारा रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट है उसका क्या टाइप है। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमें बताना होता है कि सपोज़ करें कि सबसे आपके हेड में हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या डायरेक्टर्स हैं, फिर वो कैसे प्रॉपर चैनल जो है हमारा नीचे की तरफ फॉलो हो रहा है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। जैसे सपोज़ करें कि अकाउंटेबल मैनेजर सीनियर है, फिर चीफ इंस्ट्रक्टर होते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, क्लास इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, फिर ऑफिस का कोई और स्टाफ है उनके बारे में बताना। फिर उनकी क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सक्सेशन ऑफ कमांड ऑफ मैनेजमेंट एंड की ऑपरेशनल पर्सनल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। जैसे सपोज करें कि अकाउंटेबल मैनेजर नहीं है तो उनकी जगह पे जैसे चीफ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। फिर आरपी इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स, उनके बारे में डिटेल्स। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में सबसे पहले आता है आरपीए का डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास में आरपीए है वो किस टाइप का है, मॉडल कौन सा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। फिर उसका यूआईएन नंबर क्या है, फिर किस कैटेगरी का है, फिक्स्ड विंग है, रोटरी विंग है, या फिर हमारा हाइब्रिड है, या जो भी है उसके बारे में डिटेल। फिर डिटेल ऑफ यूएस ओनर्स, जो ड्रोन है आपका वो उसका जो ओनर है उसके बारे में डिटेल। जैसे सपोज करें मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फॉर्म भर करके हमें ट्रांसफ़र करता है ड्रोन, तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है, तो उसके बारे में डिटेल देना होता है। पेलोड डिटेल, जो भी आपका पेलोड है, जैसे सपोज करें एग्रीकल्चर है तो उसमें टैंक के बारे में डिटेल और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, अगर सर्विलांस है तो अलग, इंस्पेक्शन है तो अलग, तो उनके बारे में डिटेल देना पड़ता है। फिर आता है जो आपके पास में सिमुलेटर है उनके बारे में डिटेल, सिमुलेटर का नाम क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। फिर आरपीए सपोर्टेड टाइप्स, जैसे रोटरी, उसके अंदर रोटरी है, फिक्स विंग है, या फिर अदर है। अदर मतलब हाइब्रिड ही होता है वैसे तो जनरली। सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिमुलेटर्स एंड सर्विसेबल आरपीएस। फिर हमारा 3.4 में आता है स्पेस फॉर वेटिंग एरिया। जैसे सपोज करिए कोई आपके आरपीटीओ में आता है तो उनकी वहाँ पे वेटिंग एरिया होना चाहिए, जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एरिया होना चाहिए। जहाँ पे आप फ्लाइट प्लान करते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। फिर ऑफिस स्पेस फॉर ऑपरेशंस एंड एडमिन, एडमिन के लिए जो ऑफिस एरिया होते हैं वहाँ पे वो मेंशन होने चाहिए। फिर अकाउंटेबल मैनेजर है अगर तो उनका, फिर आपका जो स्टोरेज एरिया है उनका डिटेल आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए।
और स्टोरेज एरिया के अंदर जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी आपको दिखाना होगा। फिर स्पेस फॉर स्टूडेंट वेटिंग फॉर देयर ट्रेनिंग। फिर फ्लाइट ऑपरेशन रूम और एरिया जहाँ पे मैंने बताया। फिर फ्लाइट प्लानिंग एरिया होना चाहिए आपके पास में। फिर स्पेस होना चाहिए पायलट जो होता है उसकी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के लिए। अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट फॉर पायलट ब्रीफिंग। ऑफिस फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्टर्स इज़ अवेलेबल, मतलब इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी ऑफिस होना चाहिए। सिमुलेटर रूम एक होता है वो सेपरेट होना चाहिए, और जो हमारा असेंबलिंग और डिसेंबलिंग का जो एक रूम होता है वो होना चाहिए, अलग से सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे। फिर आपको जो बैटरी चार्जिंग और स्टोरिंग फैसिलिटी है वो अलग होना चाहिए। फिर आपका आता है 3.5 पे क्लासरूम। क्लासरूम जो है वो होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और प्रॉपर वो डीजीसी को जब आप सबमिट करते हैं टीपीएम तो उसमें वो डिटेल्स मांगते हैं कितने स्क्वायर फीट का है, तो ये डिटेल भी देना चाहिए, देना होता है। फिर ट्रेनिंग एड्स सच एस कंप्यूटर प्रोजेक्टर, जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल्स देना। अगर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज़ कर रहे हैं चाहे प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल्स देना होता है। फिर एक लाइब्रेरी रखनी होती है कि कुछ जो ड्रोन से रिलेटेड बुक्स होते हैं वहाँ पे होने चाहिए, जिनका यूज़ करके जिनका यूज़ आरबीटीओ में हम करते हैं। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी होती है वो प्रॉपरली एक्सेसिबल होनी चाहिए, अगर पायलट भी चाहता है तो वो बुक्स यूज़ कर सके। फिर सिस्टम टू ट्रैक द रिवीजन एंड स्टॉक पोजीशन ऑफ द बुक एंड स्टडी मटेरियल। उनको इशू करने के लिए जो सिस्टम होता है और सबमिट करने के लिए जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। एडुकेट नंबर ऑफ बुक्स, टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्राउंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू आरपी रिमोट पायलटेड सिस्टम्स एज स्पेसिफाइड इन सिलेबस। फिर एक आरटी का फैसिलिटी होना चाहिए, रिमोट रेडियो टेलीफोनी जिसको हम कहते हैं, कि एक आरटी का ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी होना चाहिए जहाँ पर रेडियो टेलीफोनी की बेसिक ट्रेनिंग दी जा सके, अगर आपके सिलेबस में है तो। फिर आता है ट्रेनिंग प्लान। एम ऑफ द कोर्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। ये हमारा जनरली जो DTC 1 ऑफ 2022 है उससे रिलेटेड होता है। फिर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी। सपोज करें आपका फिक्स्ड विंग का है, जनरली तो ज़्यादातर इंडिया में रोटरी विंग ही है, तो उसके बारे में डिटेल्स देना होता है कि परफॉर्मेंस क्या। फिर द ट्रेनिंग कंस्ट्रेंट टू बी ऑब्जर्व। फिर प्री एंट्री रिक्वायरमेंट, जो आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो डीजीसी ने हमें स्पेसिफाई कर रखी है। मिनिमम एज 18 to 65 वाला। फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मीन्स हाई स्कूल पास होना चाहिए। फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो गया। फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट, जो आपका मेडिकल फॉर्मेट होता है वो भरा होना चाहिए। फिर एनी अदर, अगर आरपीटीओ में अगर आपने दिया हुआ है एंट्री कैसे करानी है तो उससे रिलेटेड हो गया। फिर ट्रेनिंग सर्कुलर सर्कुलर जो होता है, ट्रेनिंग प्लान जो होता है उसके बारे में डिटेल देना होता है। ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है, एंड ऑफ कोर्स रिपोर्ट हमें लगाना होता है, वो हो गया। फिर द फ्लाइंग करिकुलम एंड ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, किस तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं। द फ्लाइंग करिकुलम एंड ट्रेनिंग मेथडोलॉजी फॉर रोटरिंग, जो भी आपका है उसके हिसाब से आप इस पर चूज़ कर लीजिए। जो नहीं है उसके लिए आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उसमें जो हमारी सिमुलेटर ट्रेनिंग है उसका करिकुलम क्या क्या है, द ग्राउंड ट्रेनिंग करिकुलम क्या क्या है। जनरली ये DTC 2 में से ही हम रख लेते हैं। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेली एंड वीकली प्रोग्राम फॉर RPF फ्लाइंग एंड ग्राउंड एंड सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉन्स्टेंट इन द टर्म फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट टाइम ट्रेनिंग। ये जो हमारा DTC 1 में दे रखा है उसी के हिसाब से ये चलता है। इसमें वैसे डिटेल बताना होता है कि कितने बैचेस को ट्रेन करने वाले हैं, किस तरीके से आप ट्रेनिंग देने वाले हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उनकी क्लास होगी, फिर उनका सिमुलेटर होगा, फिर उनका सॉरी क्लास होगी, फिर टेस्ट होगा, फिर सिमुलेटर होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर फ्लाइंग सेशन पे जाते हैं, फिर वहाँ पे फाइनल टेस्ट होता है। फिर उसके बाद RPC जनरेट होती है। तो ये प्रोसीजर के बारे में आपको डिटेल देना पड़ता है। फिर ड्यूटी पीरियड्स के बारे में बताना होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो कितने कितने आवर स्टडी कर सकता है, और इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो कितने आवर्स फ्लाई कर सकते हैं, कितने आवर डेली आप वर्किंग में डाल सकते हैं। जनरली 6 to 9 के बीच में रखते हैं लोग, डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि एक दिन में मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स आप कितना कंडक्ट करा सकते हैं, वो भी है। फिर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट जो हमारी होती है वो एक दिन में कितनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करना चाहिए। फिर यहीं पे DGCA पकड़ लेता है जब आप लॉग बुक भरते हैं और आपके यहाँ TPM में कहीं और कुछ और लिखा होता है और लॉग बुक में कुछ और एंट्रीज होती हैं, तो यहीं से इशू क्रिएट होता है। फिर ट्रेनिंग रिकॉर्ड होता है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है, फ्लाइट लॉग बुक जो होती है हमारी, वो उसके बारे में जो डिटेल होता है उसके बारे में बताना होता है। फिर डीब्रीफिंग एंड इवैल्यूएशन शीट होती है, उसके बारे में डिटेल्स हमें देने होते हैं। फिर फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स रिपोर्ट होता है, ट्रेनिंग रिपोर्ट होता है, वो सब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, बताना होता है। फिर क्या प्रोसीजर है जो इंटीग्रिटी आप मेंटेन करने वाले हैं रिकॉर्ड्स की, उसका क्या प्रोसीजर है कि आप उससे बचा सके अल्टरेशन या रिमूवल से। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड जो होता है, मीन्स अटेंडेंस शीट जो होती है वो यहाँ पे अपडेट करनी होती है कि जो भी ट्रेनीज आपके पास में आ रहे हैं
उनका कैसे आप अटेंडेंस मेंटेन करने वाले हैं। द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड टू बी केप्ट एग्जाम्पल डोसियर। फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग, कौन चेक करेगा। द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड चेक्स, कितने आप फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, 3 महीना 6 महीना साल भर किस हिसाब से आप करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंट्रीज इन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, रूल्स कंसर्निंग ट्रेनिंग लॉग एंट्रीज। फिर सेफ्टी ट्रेनिंग्स के बारे में हमें बताना होता है। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बैटरी चेंजिंग का क्या प्रोसीजर है, उनके मेंटेनेंस का क्या प्रोसीजर है, उनकी लॉगबुक कैसे एंट्री करते हैं, मतलब बैटरी चेंजिंग लॉगबुक होती है वो कैसे हम एंटर करते हैं। फिर एसेंशियल एक्सरसाइजेज जो है वो उसके बारे में बताना होता है। फिर इमरजेंसी ड्रिल्स हमें करने होते हैं, इंक्लूडिंग जीपीएस फेल सेफ में। जैसे मानते हैं इमरजेंसी ड्रिल्स ये हो गया कि जीपीएस फेल सेफ हो रहा है तो क्या आप करने वाले कैसे आप उसको माइटिगेट करेंगे। कोई कम्युनिकेशन लॉस हो गया तो कैसे करेंगे, कोई अगर विंड ड्रिफ्ट आ गया या फिर लो बैटरी आ गया तो कैसे आप उसको माइटिगेट करेंगे। फिर हमारे चेक्स होते हैं, फिर हमारे रिक्वायरमेंट बिफोर फर्स्ट आरपीए ट्रेनिंग फ्लाइट। फिर हमारे चेक्स में और टेस्ट में कुछ चीज़ होता है, फ्लाइंग मतलब प्रोग्रेस चेक और स्किल टेस्ट हो गया। फिर नॉलेज प्रोग्रेस टेस्ट, फ्लाइंग का प्रोग्रेस चेक और स्किल टेस्ट। नॉलेज का प्रोग्रेस टेस्ट एंड नॉलेज टेस्ट। फिर ऑथराइजेशन फॉर टेस्ट। फिर रूल्स कंसर्निंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग बिफोर डी टेस्ट, कि क्या किस तरीके से कोई ट्रेनिंग अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या रिफ्रेशर ट्रेनिंग का अब तक का तरीका है। फिर टेस्ट रिपोर्ट कैसे आप जनरेट करेंगे और उनका रिकॉर्ड क्या है। फिर टेस्ट या रीटेस्ट का क्या प्रोसीजर है, कोई ट्रेनिंग अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो उसके रीटेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में डिटेल देना। फिर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। फिर जनरल असेसमेंट कैसे होगा आपका, लाइसेंस बिटवीन द डिपार्टमेंट कैसे आप मेंटेन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेसेस, कि कैसे अगर कोई अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस दे रहा है, सपोज करें कोई ट्रेनिंग ऐसा आपको मिल गया है जो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल देना होता है। कि जैसे होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उस ट्रेनिंग पे हम फोकस करके वह ये चीज़ हम फोकस करके मतलब उसको हमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा थ्योरी क्लास दे दी, एक्स्ट्रा सिमुलेटर ट्रेनिंग दे दी और फिर उस तरीके से क्या पता वो अच्छा कर ले जाए। तो उस ये जो पूरा डिटेल होता है आपको इस पर मैंशन करना होता है। फिर क्या प्रोसीजर होगा अगर कोई आरपीए ट्रेनर आपका चेंज होता है तो। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर चेंजेस पर स्टूडेंट, इंटरनल फीडबैक सिस्टम बाय डिटेक्टिंग ट्रेनिंग डेफिशिएंसीज। प्रोसीजर फॉर सस्पेंडिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, अगर कोई स्टूडेंट है कैसे उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। जनरली फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है या फिर कोई मिसबिहेव करने वाला होता है, बट उसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि किस रीज़न की वजह से आपने उसको सस्पेंड करा हुआ है। फिर स्टैंडर्ड्स एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एट वेरियस स्टेजेस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है आपका, स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स इसके लिए हो गया। फिर ब्रीफिंग एंड एयर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के बारे में बताना होता है, डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल एयर एक्सरसाइजेस टू बी टॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंस टू बी फ्लोन विद द मेन एंड सबटाइटल। जनरली हम एटीटीसी से ही उठा लेते हैं एयर एक्सरसाइजेस के रेफरेंस लिस्ट जो होते हैं वो। सिमिलरली जो एब्रिवेशन लिस्ट ऑफ द अबव एक्सरसाइज गिविंग ओनली मेन एंड सबटाइटल फॉर क्विक रेफरेंसेस प्रेफरेबली इन फ्लिपकार्ट फॉर्म एंड फैसिलिटेट डेली यूज बाय इंस्ट्रक्टर्स। जब डीटीसी जो 2 है हमारा, सॉरी से मैंने पहले शायद डीटीसी 1 बोल दिया था। जो डीटीसी 2 है उसको ऑफ 2022 जो है उसमें डिटेल में दे रखा है। तो एक एयर एक्सरसाइज का रेफरेंस लिस्ट बना के हमें इसमें देना होता है 5.2 क्लॉज पे। फिर 5.3 आता है उसका जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस चेक है, किस तरीके से आप प्रोग्रेस चेक उसका काउंट करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वो आपको डिटेल देना पड़ता है किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम दे रहे हैं, किस तरीके से आप मतलब इंस्ट्रक्टर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब पा रहा है कि नहीं पा रहा है जो आपका ट्रेनिंग है। तो उसका डिटेल देने का जो प्रोसीजर है वो उसके बारे में बताना होता है कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस का चेक कैसे आप कर रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है, द आरपीटीओ रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट टू प्री एंड पोस्ट फ्लाइंग ब्रीफिंग, adherence to curricular and training specification, authorization and supervision। जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होंगे उसके बारे में बताना है। सिमिलरली प्रोग्रेस चेक टेस्ट होता है, इसका एक रिपोर्ट पीछे आपके नेक्स्ट में लगाने होते हैं। दैट इंस्ट्रक्शन गिवन टू एग्जामिनिंग स्टाफ इन रिस्पेक्ट टू कंडक्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल प्रोग्रेस टेस्ट। फिर उनके एनेक्जर्स लगाने होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एनेक्जर्स टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म लगाना होता है, स्किल टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो लगाना होता है। आरपीटीओ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इसका पोटेंशियल सेक्टर लगाना होता है। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब के बारे में डिटेल्स इसमें मेंशन करने होते हैं। फिर इसमें एक चेकलिस्ट मेंशन करनी होती है कि जो भी आपके नॉर्मल एबनॉर्मल और इमरजेंसी प्रोसीजर्स आते हैं तो चेकलिस्ट मेंशन करना होता है। और आप उन प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व मिटिगेट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल देना होता है। फिर मैप्स ये जनरली मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। और ज़्यादातर जो इंडिया में ड्रोन्स या आरपीटीओज हैं वो एक ही तरीके एक ही फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं, तो सिमिलर मेथडोलॉजी होता है।
फिर मैप्स एंड चार्ट्स ऑफ अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड फॉर आरपीए फ्लाइट। सपोज करिए आप कुछ और इसके अंदर फ्लाइट के ड्यूरेशन में अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल देना होगा। चेकलिस्ट टू शो द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड। चेकलिस्ट एक शो हमें करना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उस रिक्वायर्ड है उसमें मेंशन होने चाहिए। फिर डिजिटल स्काई का फ्लाइट प्लानिंग एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स होता है, वो किस तरीके से इसमें मेंशन करना होगा हमें। प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट फ्लाइंग चेक ऑफ ट्रेनिंग्स, सिस्टम ऑफ कीपिंग सर्टिफिकेट्स एंड लॉग्स फॉर रेडी रेफरेंसेस, ऑकरेंस रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर आरपीएस, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ डैमेज्ड आरपीए। ये भी आपको बताना होता है कि अगर सपोज करिए आपका एयरक्राफ्ट आपको हटाना है, मतलब डिस्पोज करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। फिर जो हमारा सिमुलेटर ट्रेनिंग होता है उसके बारे में डिटेल देना होता है कि एक्सरसाइज डिटेल दे दीजिए, फिर एक्सरसाइज के रेफरेंसेस लिस्ट देना होता है। कोर्स स्ट्रक्चर फेज ऑफ ट्रेनिंग देना होता है, कोर्स स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलर देना होता है, स्टूडेंट का प्रोग्रेस चेक इसमें भी देना होता है। फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स कैसे आप ट्रेनिंग कराएंगे सिमुलेटर की, वो बताना होता है। फिर उसमें भी प्रोग्रेस टेस्ट के बारे में बताना होता है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स जो उसमें यूज़ होते हैं उनके बारे में। फिर एनेक्जर्स अगर कुछ है तो। फिर आरपीए ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपका रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट है उसके बारे में डिटेल्स। तो आरपी हैंडलिंग इंक्लूडिंग चेकलिस्ट, लिमिटेशन, मेंटेनेंस, टेक्निकल लॉग्स इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर सिमिलर हो गया ऊपर वाले के जो हमने अभी पढ़ा था उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती। फिर रेडियो एंड रेडियो नेविगेशन, जो जो अलाउबल डेफिशिएंसीज हैं अगर उसके बारे में डिटेल देना होगा। फिर आपकी जो लॉग बुक्स हैं, बैटरी चार्जिंग लॉग बुक हो गया, हमारा लॉग कार्ड हो गया, लाइन एलआरयू होता है हमारा, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हो गया। फिर कैनिबलाइजेशन रिकॉर्ड एंड फर्मवेयर हो गया, एंड सॉफ्टवेयर वर्जन रिकॉर्ड्स। इनका हमें लॉग बुक मेंटेन करना होता है, तो वो आपको सैम्पल हमें टीपीएम में रखना होता है। फिर स्टाफ की ट्रेनिंग हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, कैसे कोई पर्सन अपॉइंट होने वाला है उसके बारे में। फिर उनकी इनिशियल ट्रेनिंग, उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो होगा वो डिटेल देना होगा। फिर प्रोफिशिएंसी चेक, अपग्रेडिंग ट्रेनिंग, आरपीटीओ स्टाफ स्टैंडर्ड्स का क्या क्या है उनके बारे में डिटेल देना होगा। फिर आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू होता है हमारा टीपीएम का, जहाँ पे फ्लाइंग एंड एरिया एंड एरोड्रोम के बारे में डिटेल देना होता है। प्रॉपर एयरपोर्ट पेरीमीटर फेंसिंग हमें होना चाहिए, एंड और वॉच एंड वार्ड ऑफ प्रिवेंटिंग रनवे इंक्लूजन ड्यूरिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। सपोज करिए आपका 60x60 का ग्राउंड है या फिर 60x120 मीटर का जो ग्राउंड है हमारा, वो प्रॉपरली फेंस होना चाहिए, कोई भी बाहर से जानवर वानवर अंदर ना आ जाए, चाहे कोई भी पर्सन है कोई, क्योंकि 120 मीटर एक ठीक ठाक डिस्टेंस होता है। तो अपने एक फेज में फ्लाई कर रहे हो तो दूसरे फेज में ऐसा ना हो कि कोई कोई चीज़ अंदर चलता चला है, इसलिए फेंस होना मैंडेटरी होता है। प्रोसीजर फॉर रनवे इंस्पेक्शन, अगर फिक्स्ड विंग हम ऑपरेट कर रहे हैं तो check availability for smooth runway of adequate length for the type of aircraft। अगर आपका वही एयरक्राफ्ट हम सॉरी अगर फिक्स्ड विंग यूज़ कर रहे हैं तो स्मूथ रनवे है कि नहीं है तो उसके बारे में, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लेंथ ऑफ रनवे फॉर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ क्लियरिंग ऑल ऑब्स्टिकल इन द टेक ऑफ फ्लाइट पाथ बाय एटलीस्ट 50 फीट। सपोज करें कि आपका 60x60 का ही ग्राउंड है, तो वहाँ से 50 फीट की दूरी पे पीछे तक आपको पीछे खड़ा होना, वहाँ से टेक ऑफ हम मेंशन कर सकते हैं। तो टेक ऑफ के लिए आसपास जो होता है वो प्रॉपर आपका कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, क्लियर ग्राउंड होना चाहिए, तभी आप टेक ऑफ और लैंड वहाँ पे करा सकते हैं। प्लस इसमें मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखना होता है कि हमें फ्लैट सरफेस पे भी कराना होता है। फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन अरेंजमेंट विथ एटीसी, जो हम एटीसी से बात करेंगे, अगर येलो या रेड जोन में हम लाइक करते हैं तो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। अगर है अगर ग्रीन जोन में है तो फिर उनकी नेसेसरी नहीं होती है, लेकिन अगर येलो या रेड जोन में है तो फिर हमें मैंडेटरी ये रखना होता है। प्रॉपर एंड एडुकेट सेफ्टी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बाय द एटीसी। जो भी आपका प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर सर्विसेज होंगे यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे। जो हमारा विंड सॉक होता है ये मैंडेटरी होता है लगाना, विंड सॉक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर के लिए ईच एंड ऑफ द रनवे एट ग्राउंड लेवल, ये आपको ग्राउंड में अपने लगाना होगा। फिर प्रॉपर ट्रैफिक पैटर्न फॉर कैरिंग आउट द फ्लाइंग ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रैफिक पैटर्न फॉर कैरिंग आउट द फ्लाइंग ट्रेनिंग। फिर आता है प्रॉपर ड्रिल्स फॉर आरपी इमरजेंसी ड्यूरिंग फ्लाइंग एट एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट पैरामीटर फेंसिंग विद एडिक्वेट वॉच एंड वार्ड ऑफ प्रिवेंटिंग रनवे इंकर्जन ड्यूरिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। प्रॉपर एयरग्राउंड कम्युनिकेशन टू सुपरवाइज द फ्लाइंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज। फिर अलार्म बेल एंड सायरन फैसिलिटीज एट सूटेबल लोकेशंस। फिर है कि नहीं है ये सब फैसिलिटीज़ है कि नहीं है ये सब मेंशन करना होता है यहाँ पे। फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ये रखने होते हैं।
आपको फायर एक्सटिंग्विशर मैंडेटरी रखना होगा, फिर फर्स्ट एड किट आपको वहाँ पे रखना ही रखना होगा, और उनकी एक्सपायरी, मेडिसिन के एक्सपायरी के साथ में। फिर ट्रेंड मैन पावर जो आपके सेफ्टी हैंडल्स है, जैसे सपोज करें फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ऐसे ट्रेंड मैन पावर भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस आप उठा के रख दो। सपोज करें कि आपके बैटरी ही में ही कोई एक्सीडेंट हो गया है और फायर आ गया है, तो अच्छा वो भी है कि जो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो वो भी रखने यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं। तो और जो मैन पावर है वो ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपर, ताकि उसको हैंडल करके आग बुझा सके। फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर विद लोकल फायर स्टेशन, अगर कोई मेजर आग लग गया है तो किस तरीके से हम लोकल फायर जो डिपार्टमेंट होता है उनसे हम बातचीत करेंगे। हर जगह पे नो स्मोकिंग का साइन होना चाहिए लोकेशंस पे। फिर सुटेबल एट एंड एडवोकेट हैंगर स्पेस फॉर पार्किंग, mooring एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। द हैंगर शैल बी वेल लाइटेड एंड सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। जो आपको मेंटेनेंस वाला एरिया होगा वो प्रॉपरली लाइट होना चाहिए। जो आपके हैंगर है जहाँ पे भी आप ड्रोन को ला करके वापस से पार्क करते हैं, वो आपका प्रॉपरली होना चाहिए। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, डिटेल बताना होगा वहाँ पे। फिर रिटर्न टू बी सबमिटेड टू डीजीसीए। स्टूडेंट का जो हम डीजीसीए को डेटा भेजते हैं उसमें से क्या क्या होता है, जो रिटर्न्स हम भेजते हैं, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड हो गए। फिर आरपीए रिकॉर्ड्स एंड यूटिलाइजेशन। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है डीटीसी। ये था हमारा डीटीसी 3 ऑफ 2022। तो इसका सब्जेक्ट हम जानते हैं टीपीएम था, जिसको हमने देख लिया है। चलिए हम नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।